नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे दक्षिण के एक ऐसे शेर दिल योद्धा की जिसने तमिलनाडु में सनातन धर्म की रक्षा और न्याय की लड़ाई को अपने खून पसीने से सींचने की ठान ली है। तमिलनाडु जहां की सत्ता में बैठी डीएमके सरकार सनातन संस्कृति को बीमारी करार देने से लेकर न्याय और मर्यादा की हर सीमा को लांघने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अगुवाई में यह सरकार मूल तमिल संस्कृति की जड़ों में जहर घोलने, तमिलनाडु सरकार के विश्वास में या तमिल की जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है। ताजा मामला चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसमें इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट के साथ 23 दिसंबर को दुष्कर्म हुआ था, जिसकी स्टालिन सरकार की पुलिस ने पहचान सार्वजनिक कर दी, जानबूझकर कर दी। यही नहीं, दुष्कर्म के आरोपी ज्ञानशेखरन के डीएमके कार्यकर्ता होने की भी बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से अब डीएमके पर जानबूझकर पीड़िता की एफआईआर को लीक करने और एफआईआर के जरिए पीड़िता के चरित्र पर उंगली उठाने जैसे गंभीर आरोप अब सरकार पे लगने लगे हैं। सोचिए, यह कैसा शासन है जो एक छात्रा के साथ हुए घृणित अपराध में न केवल न्याय दिलाने में विफल रहा, बल्कि पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करके उसकी स्मिता भी तार तार कर रहा है। यह वही डीएमके स्टालिन की सरकार है जिसकी पुलिस आतंकवादियों को तो सम्मान के साथ विदा करती है, लेकिन पीड़िता के दर्द को सार्वजनिक अपमान में बदल देती है। कुछ ऐसे ही सवाल तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई उठा रहे हैं, जिन्होंने राज्य में घटे इस दर्दनाक घटना और इस पर डीएमके सरकार के कुकर्मों को देखते हुए तमिलनाडु के स्टालिन सरकार को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ले ली है, जिन्होंने राज्य में कमल खिलने तक अपने पैरों से जूते चप्पल का त्याग कर दिया है और जिस प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने भगवान मुरुगन के सभी 6 धामों में जाने के लिए 48 दिनों के उपवास की भी घोषणा की है। यही नहीं, अन्नामलाई ने अन्ना यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कल अपने घर के सामने खुद को कोड़े भी मारे। के अन्नामलाई ने जो किया वह एक ऐसा नहीं है, वह एक ऐसा नेता है, बल्कि एक धर्म योद्धा की पहचान भी है उनकी। उनका हर कोड़ा, उनके हर कदम और उनकी हर आवाज तमिलनाडु की जनता को संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि राज्य से इस अधर्म का अंत हो। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या डीएमके ने जानबूझकर पीड़िता की पहचान को उजागर किया। क्या सनातन विरोधी स्टालिन सरकार की लंका फूंक पाएंगे अन्नामलाई। क्या अपनी छवि के लिए महिला सम्मान से समझौता कर रही है डीएमके, और क्या तमिलनाडु का तख्ता पलट ही राज्य के उद्धार का एकमात्र उपाय है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। Anybody understanding the Tamil culture will always know these are all part of the land. Flogging ourselves, punishing ourselves, putting ourselves through a very tough rhythm is all part of this culture. And this is not against any person, not against anything. It is against the continuous injustice that is happening in the state. And what has happened in the Anna University is only a tipping point. If you look at what is happening in the last 3 years, continuous injustice against common people, against women, against children, high corruption that is happening. वास्तव में चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ बीते 23 दिसंबर को दुष्कर्म हुआ था। को पीड़ा देना, खुद को कोड़े मारना, खुद को सजा देना, ये तमिल कल्चर का एक हिस्सा है। जब आप किसी बड़े गोल को और किसी बड़ी प्रतिज्ञा को लेते हो तो उसमें इस तरीके की चीज़ें होती है। तमिल का संस्कृति का हिस्सा है। हम करेंगे चर्चा, और चर्चा ये भी करेंगे कि क्या जो प्रतिज्ञा अन्नामलाई ने ली है, जो प्रतिज्ञा अन्नामलाई के रूप में बीजेपी ने ली है तमिलनाडु में, क्या वो प्रतिज्ञा पूरी हो पाएगी। हालांकि यह जो घटना है, रेप की जो घटना है और रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने की जो बात है, ये मामला केवल यहाँ तक नहीं बल्कि इससे आगे पिछले 3 साल में जितने जितने जनता के खिलाफ जो काम किए हैं डीएमके ने, उस पर भी सवाल उठाया एम.के. स्टालिन ने। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। बीजेपी से हमारे साथ नित्या पारीख जी हैं प्रवक्ता के तौर पे, और आदेश भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ हैं एडवोकेट अविनाश सिंह। चर्चा की शुरुआत जो है मैं नित्या पारीख जी से करना चाहूँगा। नित्या जी, 2 चीज़ें देखी हम लोगों ने इतिहास में देखा है कि चाणक्य ने जब अपनी शिखा बांधी थी तो नंद वंश को, नंद की सरकार को, नंद के साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया था। क्या यह जो प्रतिज्ञा है अन्नामलाई की, क्या इससे जोड़ करके आप देख सकते हैं क्या, क्योंकि 26 में
विधानसभा का चुनाव है और 26 की लड़ाई जो है वो उसी तरफ जा रही है। और जिस तरीके से अन्नामलाई काम कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रतिज्ञा उन्होंने ली है, क्या आपको लगता है कि ये स्टालिन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी सरकार की नींव है, ये शुरुआत है, एक बिगुल फूंक दिया है? सभी को जय श्री राम। नमस्ते मुकेश जी। मैं ये बताना चाहूंगी, जब जब भी सनातन में इस तरीके की कोई भी प्रतिज्ञा ली गई है तो वो अधर्म का नाश करने के लिए ही ली गई है। जैसा आपने बताया, मैं भी वैसी ही एक आपको बात बताना चाहती हूँ। द्रौपदी ने भी अपने बाल खोले थे और प्रतिज्ञा ली थी, अगर आप सभी को याद होगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारे अन्नामलाई जी ने भी दुष्टों का अंत करने के लिए जो अपने ये जो स्लीपर्स त्यागे हैं और जो उन्होंने कोड़े बरसाए, जो कि तमिल संस्कृति में रिवाज है, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि खुद को उन्होंने प्रायश्चित किया है कि उनके रहते ये सब चीजें घटित हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने प्रायश्चित करके खुद को प्यूरिफाई किया है ताकि वो आगे की लड़ाई लड़ सके। आज तमिलनाडु में हम देख रहे हैं कि कोई पहली घटना नहीं है। तमिलनाडु में जब से डीएमके की सरकार आई है, हम देख सकते हैं कि हर बार एक ऐसी नई घटना घटती है जो दूसरी घटना को दबा देती है और उससे और बड़ी होती जाती है। जहां पे स्टैलिन की सरकार एक तरफ एक 58 लोगों को जिन्होंने मारा था, उस छोटे लादेन के जनाजे के लिए 1500 पुलिस कर्मियों को, रैपिड फायर फोर्स को लगाकर शानदार तरीके से धूमधाम से उसका जनाजा निकालती है, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा रोल मॉडल है, हीरो है। वहीं एक महिला की एफआईआर रिपोर्ट और उसकी निजी जो जानकारी है, क्या उसे भी सुरक्षित रखा नहीं जा रहा है? आज वे बोल रहे हैं कि वे सर्वर ग्लिच हो गया है। क्या इतना आसान है पुलिस का सर्वर ग्लिच होना और किसी भी महिला की, किसी की भी निजी, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर इस तरीके से व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म में सार्वजनिक हो जाना? ये कौन सी सुरक्षा है, ये कौन से नियम है वहां के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो हमेशा किसी जो पीड़ित है और उसी के लिए ऐसी घटनाएं होती है। आज वो महिला जिस परिस्थिति से गुजर रही होंगी, उससे उसे निकलना मुश्किल था। वहां पर उसकी इस तरीके से उसकी जो आइडेंटिटी है उसको सार्वजनिक करना, ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि इस घटना से वहां के बाकी लोग ये सीखे कि अगर भविष्य में कोई ऐसी महिला पीड़ित होती है तो वो पुलिस के पास ना जाए, जो घटित हो रहा है उसे सहे, उसे बर्दाश्त करे और बस वहां पे जो जुल्म हो रहा है उसे सहती जाए। तो ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी जी, बिल्कुल। तो और इतना ही नहीं कि आज जो पुलिस कर्मियों को पॉलिटिकल वजह से या किसी और वजह से जो पुलिसकर्मी आज चुप बैठे हैं, मैं उन सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि इस तरीके की घटना कहीं भी घट सकती है, कभी भी घट सकती है। आज किसी एक महिला का जो निजी उसके आइडेंटिटी को बाहर निकाला गया है, आगे चल के और भी ऐसी कई घटनाएं हो सकती है, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो डीएमके सरकार हम देखते आ रहे किस तरीके से जो आप ये बता सकते हैं कि जो बदमाश लोग हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को आज अंजाम दे रहे हैं, वैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ही आगे आ रही है। वैसे लोगों की शरण, मतलब वैसे लोग बदमाशी करते हैं। बिल्कुल। और इस मामले में नित्या जी, इस मामले में यह भी देखा गया, इस मामले में यह भी देखा, ये केवल पहचान उजागर करने की बात नहीं, बल्कि जो आरोपी है, आरोपी के सीधे संबंध जो है वो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से जो है वो भी देखे गए। उनके साथ उनकी जो तस्वीर है वो भी काफ़ी वायरल हो रही है और यही वजह है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आदेश जी, पहले तो मैं इस घटना पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा और ये चाहूँगा कि अभी वहाँ पर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, इस घटना का विरोध किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरीके का विरोध नहीं हो रहा है। क्या महिलाओं के अपमान, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना पर भी कांग्रेस जो है अपना गठबंधन धर्म निभा करके रहेगी, चुप रहेगी, या कांग्रेस ऐसे मामले पर अलग जा करके भी अपने गठबंधन के सरकार को, अपने साथी को समझाएगी कि इस तरह कम से कम गिरफ्तारी तो होनी चाहिए? मुकेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आज भारत के महान सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पंचतत्व में विलीन हुए हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे। इसके बाद जो आपका सवाल है, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश का कानून है उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। दोषियों के सख्त सजा
उनको सजा मिलनी चाहिए। हालांकि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, जो आप कह रहे हैं कि वो अरेस्ट नहीं है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो भी लोग इसमें दोषी हैं और जिन्होंने उसकी गोपनीयत, उसको मोबाइल नंबर और नाम को वो किया, उनके सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है। हम सबको, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, गठबंधन की हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, देश का संविधान महत्वपूर्ण है। तो जो दोषी है उनके साथ सख्त से सजा होनी चाहिए और इस तरह की घटना और इस तरह का समाज में जो कुरीति है, इसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। डेट है उसके हिसाब से प्रोग्राम जब मैं बना रहा था उस दौरान तक ये अरेस्टिंग नहीं हुई थी। आपके पास ये अपडेट कब आया है कि वो अरेस्ट हो गया है? मैंने तो नेट के ऊपर देखा जो है, तो उससे पता चला कि अरेस्ट कर लिया गया। चलिए, खैर अरेस्ट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन जो पहचान छुपाई हम उससे बात कर रहे थे। और मैं तो तुरंत करना चाहिए, कोई हमदर्दी किसी के साथ नहीं है। इस तरह की घिनौनी घटना घटने वाले, इस तरह का, आपने दोनों बात कह दी, नहीं हुआ है तो होना चाहिए, यानी आपके पास जो है जानकारी पुख्ता नहीं है और आप हमारी जानकारी को काट रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे प्रोग्राम बनाने जाने के बीच के दौरान अगर गिरफ्तारी हुई हो तो बात अलग है, लेकिन जब मैं प्रोग्राम बना रहा था, यानी आज से 4 घंटे पहले तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी और आप अपडेट दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम में जो गिरफ्तारी हो गई है। तो मैं वही पूछ रहा था कि आप कहाँ से अपडेट लाए हैं, क्योंकि ऐसा अपडेट आप ही लोग के पास होता है, आप कुछ भी आकर के बोल देते हैं। गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी। मैं जाऊंगा एडवोकेट अविनाश जी के पास, मैं जाऊंगा। अविनाश जी, 2 तरीके की चीज़ें, एक तो गिरफ्तारी वाली, ये तो लोकल एक मुद्दा है, एक इशू है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अन्नामलाई ने प्रतिज्ञा ली है, क्या आपको लगता है कि अब जो है डीएमके की सरकार जो है वहाँ पर, अभी चूंकि एआईएडीएमके जब थी तो उनको लगता था कि शायद कोई चुनौती देने वाला है, लेकिन अब एआईएडीएमके के जयललिता के जाने के बाद से वो डीएमके अपने आप को, तमिलनाडु को अपनी निजी जागीर समझ करके वहाँ पर कर रही है, जो चाह रही है वो कर रही है और जनता पीड़ित है। क्या आपको लगता है कि अन्नामलाई की जो प्रतिज्ञा जो है, ये प्रतिज्ञा पूर्ण होगी और 2026 के चुनाव में कुछ अलग रिजल्ट निकल पाएगा? ओके जी, नमस्कार सारे व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। देखिए, अन्नामलाई मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है साउथ में। और जैसा कि हमारे साथी ने शुरू किया श्रद्धांजलि से, मैं भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा अपने एक्स पीएम को। पर यह भी बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि एक कमल भी खिला है आज नीतीश कुमार रेड्डी मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में अपना पहला सेंचुरी मारा और साउथ इंडिया में कमल की तरह खिला है। मैं आज अन्नामलाई का जब जिक्र कर रहा हूं तो ये भाजपा का वही कमल है जो 26 में बहुत बहुत अच्छे रूप में खिलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाजपा की कोई सरकार बन जाएगी, पर अन्नामलाई भाजपा की तरफ से सबसे खिला हुआ कमल है, खिलता हुआ कमल है और 26 में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाजपा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँ, चूँकि कांग्रेस डीएमके की सरकार है और कांग्रेस पार्टनर है उनकी, और एक जो चीज़ है जो कांग्रेस के फैसले, जो 2-3 चीज़ें, जब अन्नामलाई से आप बात करेंगे, आज सुबह में जब मेरी बात हो रही थी तो जो उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें ऐसी है जो कांग्रेस भी ऐसा लगता है कि डीएमके केवल साथ नहीं बल्कि दोनों मिल करके प्रदेश को और देश को ये करे। उन्होंने पुरानी जो कि 2000 खत्म करना चाहता हूँ। जी जी जी। देखिए, अन्नामलाई हो, संभल हो या इस तरह की कहीं भी आप इस तरह का अगर हिंदुत्व का इकट्ठा होते हुए देख रहे हैं, महाकुंभ का जिक्र हो रहा है, तो ये समझिए कि जो भाजपा का जो कल्चरल नेशनलिज्म का जो पिच था, वो आज नेशनल इंटीग्रेशन का पिच बन चुका है। बटेंगे तो कटेंगे, देश की एकता का नारा है और अन्नामलाई इसी का एक स्वरूप है और यही भाजपा की 26 की जीत का आधार बनेगा। नहीं, देखिए, एक जो चीज़ है, भारत को उत्तर और दक्षिण के बीच में बांटने की जो एक साजिश दक्षिण से चलाई जा रही है डीएमके के नेतृत्व में, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है उनकी पार्टनर है और कांग्रेस भी इसको आगे बढ़ा रही है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक ये, देखिए, हर एक सरकार में लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ना कुछ इस तरीके की समस्या आती है। सीधे तौर पर सरकार को उसकी जिम्मेदारी आप नहीं थोप सकते। लॉ एंड ऑर्डर में सीधे तौर पे ऐसा हर एक राज्य में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, लेकिन उत्तर और दक्षिण के बीच में भारत को बांटने की जो साजिश है, मैं उसमें चाहूँगा कि आप लोगों की टिप्पणी, और आदेश भारद्वाज जी आपसे भी चाहूँगा, क्योंकि ये जो दक्षिण में साजिश चल रही है खासतौर पर डीएमके की, और वहाँ पर जो कांग्रेस साथ दे रही है,
भारत से अलग अपने आप को दिखाने की, भारत को एक तरीके से जो उत्तर में टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है, वही चीज़ दक्षिण में जो है वो डीएमके कर रही है, और उत्तर दक्षिण में जो है पूरे तमिलनाडु को अलग करके एक अलग देश की तरह व्यवहार कर रही है। तो मैं इसमें चाहूँगा क्या ये जो चीज़ें, जी मैं आदेश जी से चाहूँगा, आदेश जी क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं डीएमके पे, कहीं ना कहीं उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, और भारत को टुकड़े टुकड़े करने में कांग्रेस पे जो आरोप लग रहे हैं उसमें डीएमके का साथ, अगर डीएमके के साथ आप नहीं रहें, डीएमके से आप अलग हो जाए, तो शायद इसमें आपको दक्षिण में कम से कम आपकी छवि जो है थोड़ी बदल सकती है। मुकेश जी, कांग्रेस ने टुकड़े दे, कांग्रेस ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश पर डालते हैं, लोगों का करते, और जिसका खामियाजा वाले लोगों का जागता उदाहरण सामने है। और देश के कितनी जगह पे किसान है, वो भारत के किसान हैं। आप उनको खालिस्तानी कह देते हैं, आप उसको पाकिस्तानी कह देते, तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो भारत के किसान हैं। आप उनको किसी क्षेत्र से, किसी जाति से, किसी कपड़े से पहचानने का प्रयास ना करें। ये सरकार की भूल है, ये सरकार लोगों को बरगलाना चाहती है। मैं इसलिए बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम जब लंका में विजय पाके अयोध्या वापस आए, और अयोध्या आने के बाद जब उनका राज तिलक हुआ, और राज तिलक के उपरांत जब उन्होंने अपने मंत्रियों से चर्चा की, तो उन्होंने भगवान श्री राम को कहा कि महाराज हमारे पास कुछ पैसे की कमी है, लिहाजा हमें कर लगाने होंगे। तो भगवान श्री राम को बहुत सारे सुझाव उनके मंत्रियों ने दिए, लेकिन उनके मंत्रियों के दिए हुए एक भी सुझाव को भगवान श्री राम नहीं माना। और भगवान श्री राम ने कहा कि कर की व्यवस्था ऐसे नहीं जैसे आप लोग बता रहे हैं, कर की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे सूर्य देवता नदी से, तालाब से, पोखर से, समुद्र से जल लेता है और देने वाले को पता भी नहीं चलता और वापस अपने को लौटा देता है। ये कर की व्यवस्था होनी चाहिए। आज भारतीय जनता इतना ज्यादा राम की बात जब कांग्रेसियों के मुंह से मैं सुनता हूं तो मुझे मेरा आश्चर्य होता है। आप लोगों को आप लोगों को तो राम में विश्वास ही नहीं है। आप तो राम को काल्पनिक पात्र मानते हैं। आदेश भारद्वाज जी, आप तो मानते होंगे लेकिन आपके नेता नहीं मानते, लेकिन आप फिर जो उदाहरण दे रहे हैं मुझे हंसी आ रही है बड़ी। मैंने तमाम ऐसी चीजें हैं। हाँ, पेट्रोल जो कहते हमारी सरकार बनेगी 30 रुपए का बेचेंगे, आज वो आदेश जी ठीक है आप लोग विषय से भटक रहे हैं। विषय हमारा ये नहीं है आदेश जी। आज दूध, दही, आटा, नमक, तेल, सब चीजों को पर टैक्स लगा दिया। कॉपी, किताब, पेंसिल, सब चीजों पे सरकार ने टैक्स लगा दिया, जिन चीजों पे 70 साल तक कांग्रेस ने टैक्स नहीं लगाया कभी। जो है इन सब चीजों को टैक्स मुक्त रखा था, लेकिन आज ये पहली ऐसी सरकार है जो गरीबों से भी काम की, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। और उसी का कारण है ठीक है जिस मुद्दे पे हम बात करें तो उस पे हम वापस आते हैं। नित्या जी, क्या आपको लगता है जो दक्षिण में जो बांटने की राजनीति चल रही है उसमें एक बड़ी पार्टनर जो है, एक बड़े पार्टनर के रूप में कांग्रेस वहां पे काम कर रही है, और भारत को एक और टुकड़ा करने की जो साजिश दक्षिण हो रही है उसमें कांग्रेस की भूमिका एक छोटे भाई की, हालांकि दक्षिण में वो डीएमके में छोटी है, तो छोटे भाई की वहां पर है और उससे वो अलग नहीं होना चाहती। आदेश जी ने तो सबसे पहले पूरे मुद्दे से ही भटका दिया, पूरी मतलब कहाँ के कहाँ बात को ले गए। मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सभी को स्टालिन का पिछला बयान याद है जो कि बहुत सुर्खियों में आया था, बहुत हाईलाइट हुआ था कि सनातन धर्म वायरस है, सनातन धर्म एक बीमारी है, डेंगू, तो उसी को बेस लेकर, जी डेंगू है, तो उसी को बेस लेकर आज हम अन्नामलाई जी ने जो आज जो काम किया है, जो उनका जो एक्शन है वो उसी का रिएक्शन है। क्योंकि जिस इंसान को ये, जिस प्रदेश पे ये बताया गया कि सनातन धर्म डेंगू है, बीमारी है, तो आज उसी का स्टैंड लेकर अन्नामलाई जी ने उसी सनातन धर्म के, उसी तमिलनाडु के जो बेसिक कल्चर को आज पकड़कर जिस तरीके से वहां का कल्चर कहता है कि क्या करना चाहिए, उस कल्चर के थ्रू उन्होंने जाकर जो अपने आप को जो सजा दी है और जो अपने चप्पलों का त्याग किया है, तो ये बहुत ही बड़ी भूमिका बताता है कि सनातन संस्कृति का आज कितना अनुसरण दक्षिण भारत में किया जाता है,
लेकिन डीएमके सरकार जब से वहां आई है, जब से सिर्फ और सिर्फ हम देखते आ रहे हैं कि वहां पे हर बार कुछ एक नई घटना घटती है और सिर्फ दोषियों को ही वहां पे प्रोटेक्शन मिलती आई है। जिस तरीके से मैंने बताया कि लास्ट जो छोटे लादेन के जिस तरीके से उनकी विदाई दी गई, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। वो घटना से उबर नहीं पाया दक्षिण की, फिर से ये एक घटना आ गई। तो दक्षिण भारत के लोग, खास तौर पे तमिलनाडु के लोग जिस तरीके से डीएमके से परेशान हैं, बहुत जल्द ही एक बदलाव वहां की सरकार में वहां आने वाला है। और स्टालिन की जो ये बोलते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिस तरीके से वो बुराई को पकड़कर और बुरे लोगों को अपने प्रोटेक्शन देकर किस तरीके से जो भी गलत आरोपी है, जो भी गलत काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वो डीएमके सरकार से उसका लिंक है ही है। तो ये सबको देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि बहुत ही जल्दी हमारे अन्नामलाई जी की जो प्रतिज्ञा है वो पूर्ण होगी और बहुत ही जल्दी वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जहां पे नित्या जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जेपी नड्डा जी कुछ उनकी एक प्रतिक्रिया लाइव आ रही है, एक बार मैं सीधा जेपी नड्डा जी के पास आपको लेना चाहूंगा, फिर उसके बाद वापस लौटेंगे डिबेट पे। लेकिन पहले चलते हैं जेपी नड्डा जी को। कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति बनाने का निर्णय लिया था और तय किया था कि किसी भी नेता के लिए अलग से समाधि स्थल नहीं बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्रियों के कर्तृत्व के लिए याद रखने के लिए, उससे देशवासियों को परिचित कराने के लिए पीएम संग्रहालय बनवाया, जबकि कांग्रेस ने केवल अपने परिवार के लोगों के स्मारक और समाधियां बनवाई। सम्मान का असली मतलब सीखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। एक अनुमान की माने तो कांग्रेस सरकारों द्वारा देश में करीब 600 सरकारी योजनाएं, शिक्षण संस्थानों, अवार्डों, सड़कों के नाम, नेशनल पार्कों के नाम, म्यूजियम्स, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इमारतें और खेल के नाम पर, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, जबकि बाकी शख्सियतों के नाम पर योजनाएं केवल उंगली पर गिनने लायक हैं, उंगली पर गिनी जा सकती हैं। सिद्धांतहीन कांग्रेस के ऐतिहासिक पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा और कभी माफ भी नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को ऐसी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। एम के स्टालिन थे जो कह रहे थे, जो अभी जो स्मारक पे जो विवाद चल रहा है, 6 बजे भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था और जो नरसिम्हा राव के पौत्र थे वो भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी बात करी थी। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोग्राम को भी खत्म करने का समय हो रहा है। जो चीज़ें हमने कही कि स्टालिन की लंका को मोदी का हनुमान जो है वो फूंक डालेगा, और इसी तरीके से अब मैं एक चीज़ अविनाश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टालिन ने जो जिस तरीके से प्रतिज्ञा ली है कि भाई हम चप्पल नहीं पहनेंगे, 40 दिन का व्रत रखेंगे और यात्रा पे जाएंगे, धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, इन चीज़ों से लेकर के क्या लगता है, क्या राजनीति में आज की राजनीति में इन सब चीज़ों का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि जनता इससे प्रभावित होगी या जनता इसका शिला देगी? मुकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमिलनाडु के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा मंथन हो रहा है जी, और ये 26 तक ये मंथन चलेगा और हो सकता है कंप्लीट न भी हो। और उस मंथन में जो इस्तेमाल हो रहा है, जो शेषनाग जो है, उस शेषनाग का एक छोर अन्नामलाई तो है। अब 26 में ये क्या अमृत निकालेंगे भाजपा के लिए, ये देखने वाली बात है। पर पॉलिटिकल मंथन के एक सिरे पर एक फन उठाए हुए अन्नामलाई बिल्कुल नजर आते हैं। और जहां तक डीएमके की विभाजनकारी जो पॉलिटिक्स रही है, वही उनकी आइडेंटिटी भी रही है, तो वो उसको कैरी करेंगे। वो बार बार याद दिलाएंगे साउथ इंडिया को, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे, तो ये उनकी पॉलिटिक्स रही है। 28 से 32% वोट के मालिक रहे हैं, वो अपने पॉलिटिक्स पे स्थगित रहेंगे। पर अन्नामलाई बहुत बड़ा उलटफेर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उलटफेर करेंगे और अपने आप को सजा दे करके उलटफेर करने की यह जो राजनीति की दक्षिण से शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि एक
राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में भी है जो है एक नई कहानी, एक नया उदाहरण जो है वो पेश करेगा अगर ये वो अपने काम में सफल हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। प्रोग्राम आज हमारा छोटा है, मैं प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करूंगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश जी आपका, आदेश भारद्वाज जी आपका और नित्या पारिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए कि स्टालिन की लंका फूकेगा मोदी का हनुमान, और दक्षिण में जो मोदी के हनुमान हैं वो अन्नामलाई है। और वो जिस तरीके से बीजेपी का कमल या बीजेपी का झंडा उठा करके वहाँ पर स्टालिन सरकार के हर एक नीतियों का, हर एक गलत काम का विरोध कर रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है चीज़ें बदलेंगी और अपने आप को सजा दे करके संदेश देने का, से राजनीति का जो एक नया संदेश देने की कोशिश अन्नामलाई ने की है, ये आने वाले दिनों में राजनीति के लिए भी एक नई सीख होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।